एपिसोड 8 स्टार्ट होता है और हम सांगवू को देखते हैं जो कि चौल का सामान उसकी बहन को देकर घर से बाहर निकलता है। तभी उसके पास क्लब की ओनर का कॉल आता है जो कि उसे फाइट के लिए रिंग में बुलाती है, लेकिन सांगवू उसे फाइट करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। जिसके बाद सांगवू गुस्से में वहां से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद गिरु और नामू को मैसेज के जरिए पता चलता है कि सांगवू गिरु का घर छोड़कर कहीं पर चला गया है। इसीलिए गुरु पुलिस को कॉल लगाने लगता है, लेकिन नामू उसे रोक देती है और कहती है कि वो कहीं भी जाए उसे उससे क्या लेना देना। जिस पर गिरु कहता है कि अगर हमारी फैमिली का कोई भी पर्सन गुम हो जाए तो हम पुलिस को ही कंप्लेन करते हैं। दूसरी तरफ हम सांगवू को देखते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर लेबर वर्क कर रहा था, और जब वो अपने रूम पर आता है तब उसे अपनी चोट देखकर गिरु की याद आती है। वहीं गिरु भी रात को सो नहीं पा रहा था और अगले दिन वो हर जगह पर सांगवू के मिसिंग पोस्टर्स लगा देता है। तभी कुछ लोग वैन से उसके पास आते हैं और गिरु को उठाकर अपने साथ कहीं पर ले जाते हैं। फिर हम सांगवू को देखते हैं जो कि ब्रेक टाइम में बैठा हुआ था। तभी क्लब ओनर अपनी और गिरु की पिक उसको सेंड करती है, जिन्हें साथ में देखकर सांगवू समझ जाता है कि उस क्लब ओनर ने गिरु को किडनैप कर लिया है। खैर आगे हम गिरु को देखते हैं जिसे रिंग के अंदर बंद किया हुआ था। तभी सांगवू यहाँ पर आकर मारपीट शुरू कर देता है, लेकिन गिरु उसे रोक देता है और कहता है कि ये लेडी तुम्हारी फ्रेंड है। अब ये लोग बैठकर इस बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ सांगवू कहता है कि चियोल के मारने के बाद मैंने फाइट नहीं करने की कसम खाई थी, लेकिन क्लब ओनर उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि मैं उस बच्चे को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए तुम्हें फाइट करनी ही होगी। अब किसी तरह से सांगवू दोबारा फाइट के लिए राजी हो जाता है और वो गिरु को लेकर वापस घर आ जाता है। फिर नामू वहाँ सांगवू पर बहुत चिल्लाती है कि तुम कैसे गार्डियन हो जो उसे इस तरह छोड़कर चले गए थे। वो सांगवू के मिसिंग पोस्टर्स भी दिखाती है, जिसे देखकर सांगवू कहता है कि क्या तुम लोगों को मेरी कोई और फोटो नहीं मिली इन मिसिंग पोस्टर्स में लगाने के लिए। खैर आगे सांगवू गिरु को कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली का मेंबर नहीं हूँ और ना ही ये मेरा घर है, इसलिए अगर मैं दोबारा से कहीं गायब हो जाऊँ तो तुम मुझे मत ढूंढना, और अगर वो लोग तुम्हें दोबारा से उठा कर ले जाए तो तुम नमो या फिर अपने दोस्तों को कॉल करना, मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊँगा। ये सुनकर गिरु गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गिरु कहीं पर जा रहा था, ये देखकर नमो उसके साथ चलने को बोलती है, लेकिन गिरु उसे मना कर देता है और कहता है कि ये मेरी और मेरे डैड की पिकनिक है, इसलिए मैं अकेले ही जाऊंगा, और वो अकेले ही पिकनिक पर निकल जाता है। तभी नमू सांगवू को कहती है कि तुम कैसे गार्डियन हो। फिर वो जबरदस्ती उसे कपड़े देती है और गिरु के साथ जाने के लिए कहती है, जिसके बाद सांगवू गिरु की नज़रों से बचते हुए बस में आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो एक फन पार्क में आया हुआ था, जहाँ मौजूद वो सभी झूलों के पास जाता है और उन्हें देखकर वो एक गेम बुक में झूलों के बारे में कुछ मार्क कर रहा था। जिसके बाद गिरु वॉशरूम जाता है, जहाँ वो देखता है कि कुछ स्टूडेंट्स वॉशरूम में स्मोकिंग कर रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें स्मोकिंग करने से मना करता है और स्मोकिंग से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है, लेकिन वो लोग उल्टा गिरु को ही पकड़ लेते हैं। तभी बाहर मौजूद सांगवू अपने फ़ोन में पुलिस के सायरन को प्ले करने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर ये सभी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सांगवू इन लड़कों के पास जाता है और इनसे सारी सिगरेट्स छीनकर इन्हें अच्छा सबक सिखाता है। फिर सांगवू गिरु के पास जाता है, जहाँ गिरु उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। जिस पर सांगवू कहता है कि नहीं, मैं तो अक्सर यहाँ पर फन करने के लिए आता हूँ। अब सांगवू गिरु को स्विंग प्लेन में बिठाने के लिए कहता है, लेकिन गिरु डर के मारे मना कर देता है, पर फिर भी सांगवू जबरदस्ती गिरु को स्विंग प्लेन में बैठा लेता है। अब पहले तो गिरु काफ़ी डर रहा था, लेकिन बाद में वो इंजॉय करने लगता है, जिसके बाद ये दोनों हर स्विंग में राइड करते हैं। अब सांगवू गिरु को घर चलने के लिए कहता है। तब गिरु उसे कहता है कि मैं अकेले ही घर चला जाऊँगा, इसीलिए आप मेरा पीछा मत करना। ये कहकर गिरु यहाँ से जाने लगता है और सांगवू दोबारा उसे फॉलो करता है। कुछ दूर चलने के बाद गिरु एक चिकन रेस्टोरेंट में जाता है और ये देखकर सांगवू सोचता है कि भूख तो मुझे भी लगी है। जिसके बाद गिरु एक पिज़्ज़ा हट में जाता है और वहाँ से भी निकलकर वो एक दूसरे रेस्टोरेंट में चला जाता है। ये देखकर सांगवू काफ़ी कंफ्यूज था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अकेले इतनी सारी चीज़ें कैसे खा सकता है। अब कुछ देर बाद गिरु बाहर निकलता है और टैक्सी पकड़कर वहाँ से निकल जाता है। सांगवू भी उसे टैक्सी से फॉलो करता है और अब गिरु एक ट्रेन स्टेशन पर आया हुआ था। गिरु स्टेशन के अंदर चला जाता है और सांगवू बाहर से ही उसे देख रहा था। तभी सांगवू को अपने बचपन याद आता है और स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जिसमें हमें पता चलता है कि सांगवू का भाई सांगवू से इस जगह पर मिलने के लिए आता था और सांगवू का बर्थडे सेलिब्रेट करता था। दरअसल सांगवू के फादर ने उसकी वाइफ की डेथ के बाद सांगवू के भाई को घर से निकाल दिया था। हालांकि सांगवू भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन उसका भाई उसे कहता है कि मैं जल्दी तुम्हें लेने के लिए वापस आ जाऊंगा। अब 1 साल बाद सांगवू भाई मिलने आता है और बताता है कि हमारे फादर की डेथ हो चुकी है और शायद मुझे अब ऑर्फनेज में भेज दिया जाएगा,
ये सुनकर उसका भाई उसे कहता है कि तुम 29 डेट को आधी रात में चुपके से ट्रेन स्टेशन पर आ जाना और हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे। इसीलिए सांगवू 29 तारीख को ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन उसका भाई उसे लेने के लिए नहीं आता और सांगवू पूरी रात स्टेशन पर बिताता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि आखिर सांगवू अपने भाई यानी कि गिरू के फादर से इतनी नफरत क्यों करता है। खैर आगे सांगवू गिरू को देखता है जो कि कुछ स्टोन्स को जोड़कर प्रे कर रहा था। तब सांगवू उसके पास जाता है और उसे ऐसा करने का कारण पूछता है, जिस पर गिरू बताता है कि मेरे फादर हर साल यहाँ पर अपने किसी खास पर्सन के लिए विश करने आया करते थे, इसलिए मैं अभी यहाँ पर आकर प्रे करता हूँ। ये सुनकर सांगवू को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो सोचता है कि शायद उसका भाई उसे जानबूझकर लेने के लिए नहीं आया था, और वो उन सारे स्टोन्स को गिरा देता है और अपने भाई के बारे में काफी उल्टा सीधा बोलता है। तभी सांगवू को वही जगह दिखाई देती है जहाँ बचपन में वो अपने भाई के इंतजार में छुपा हुआ था। फिर सांगवू गिरू को बताता है कि मैं यहाँ पर 3 दिन तक अपने भाई के इंतजार में बैठा हुआ था, लेकिन वो मुझे लेने के लिए नहीं आए थे। तब गिरू सांगवू से उस दिन की डेट पूछता है, जिस पर सांगवू से 29 जून 1995 की डेट बताता है, जिस पर गिरू उसे बताता है कि उस दिन एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण से मेरे फादर तुम्हें पिक करने के लिए नहीं आ सके। लेकिन सांगवू को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसीलिए गिरू उसे अच्छे से समझाता है कि मेरे फादर एक मॉल में गए हुए थे और अचानक डिजास्टर के कारण वो मॉल नीचे गिर गया था, जिसके अंदर मेरे फादर दब गए थे और उन्हें 3 दिन बाद वहाँ से बाहर निकाला गया था, जिसके बाद वो काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटलाइज रहे और हॉस्पिटल में ही उनकी मुलाकात मेरी मदर से हुई थी। इसी बीच सांगवू को भी याद आ जाता है कि गिरू सच बोल रहा है, क्योंकि बचपन में उसने ये सब एक न्यूज़ में देखा था। खैर अब ये क्लियर हो जाता है कि सांगवू का भाई आखिर उस दिन उसे लेने के लिए क्यों नहीं आया था। अब ये दोनों वापस घर आ जाते हैं, जहाँ गिरू कुछ सामान को रखने के लिए स्टोर रूम में जाता है। सांगवू से पूछने पर वो बताता है कि वहाँ से लौटने के बाद फादर स्टोर रूम में कुछ सामान रखने के लिए जाते थे। इसके बाद सांगवू रात को स्टोर रूम में जाता है और वहाँ मौजूद अलमीरा को ओपन करता है, जिसके अंदर उसे काफ़ी सारे टॉयज और कुछ मिसिंग पोस्टर्स दिखाई देते हैं, जो कि उसके भाई ने उसके लिए प्रिंट करवाए थे। इसके अलावा उसे वहाँ पर काफ़ी सारे नाइकी के शूज़ भी दिखाई देते हैं। दरअसल बचपन में सांगवू को नाइकी के शूज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। ये सब देखकर सांगवू काफ़ी इमोशनल हो जाता है। इसी बीच हमें ये भी दिखाया जाता है कि सांगवू का भाई शूज़ लेने के लिए ही मॉल गया था और उस मॉल के गिरने के कारण वो वहीं पर फंस गया था। अब ये सब सोचकर सांगवू काफ़ी रिग्रेट फील कर रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उसका भाई इतनी बड़ी मुसीबत से गुजरा था। और जब जेल में उसका भाई उससे मिलने के लिए आया था, तब सांगवू ने उससे बात तक भी नहीं की थी। इसके अलावा सांगवू को वहाँ पर गिरू के अडॉप्टेशन पेपर भी मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि गिरू अपने फादर का असली बेटा नहीं है, बल्कि उसे अडॉप्ट किया गया था। ये देखकर सांगवू काफ़ी शॉक हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम मिन नाम के एक पर्सन को देखते हैं, जो कि बता रहा होता है कि जब वो छोटा था तब एक एजेंसी को वो कहीं पर पड़ा हुआ मिला था, जिसके बाद एक अमेरिकन फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया। लेकिन बड़ा होने पर अमेरिका ने उसे सिटीजनशिप नहीं दी थी, जिस कारण से उसे वापस अपने कंट्री कोरिया में आना पड़ा और अब मिन अपनी मदर को ढूंढ रहा है। मिन बिल्कुल ही अकेला होता है और इसे यहाँ पर कोई काम भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसे कोरियन लैंग्वेज नहीं आती। आगे मिन अपने अपार्टमेंट में आ जाता है, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि उसको हार्ट प्रॉब्लम थी। अगले सीन में हम सांगवू और नमू को देखते हैं, जो कि अपनी गाड़ी वॉश कर रहे थे। नमू सांगवू से पूछते हैं कि तुम वापस क्यों आए थे, जिस पर सांगवू कहता है कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ और गिरू मेरा नेफ्यू है, इसलिए मैं वापस आया। तभी सांगवू नमू से सवाल करता है कि तुम गिरू को कब से लाइक करती हो। ये सुनकर नमू सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं और मैं 6 साल की थी जब गिरू और उसके फादर यहाँ पर रहने के लिए आए थे। खैर आगे रिम इन्हें काम के लिए कॉल करती है और ये दोनों साइट पर पहुँच जाते हैं। दरअसल मिन की कल रात ही डेथ हो गई थी, इसीलिए रिम ने इन्हें यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि रिम एक सोशल वर्कर है। इसीलिए मिन उसके पास भी गया था अपनी मदर के बारे में पता लगाने के लिए। रिम इन लोगों को मिन के बारे में सारी बातें भी बताती है, जिसके बाद ये लोग उसके रूम में जाकर अपने काम पर लग जाते हैं। गिरू को यहाँ पर मिन के बचपन की कुछ फोटोज भी मिलती हैं और सांगवू को वहाँ कुछ मैगजीन्स मिलती हैं, जिन पर एक न्यूज़ एंकर की फ़ोटो चिपकी हुई थी। इसके अलावा उसे काफ़ी सारे फटे हुए पेजेस भी मिलते हैं। गिरू इस सारे सामान को हर बार की तरह एक येलो बॉक्स में रखकर बंद कर देता है। इसी बीच गिरू को डॉग का एक लॉकेट भी मिलता है, जिस पर उसके डॉग का नाम आजी लिखा हुआ था, जिसके बारे में रिम उसे बताती है कि आजी को हॉस्पिटलाइज किया गया है, क्योंकि वो इमोशनली मिन की बॉडी के पास लेटा हुआ था। सांगवू रिम से उसके पेरेंट्स के बारे में भी पूछता है, जिस पर रिम बताती है कि हमने उसकी मॉम को ढूंढ लिया था, लेकिन उसकी मदर ने मिन को मिलने के लिए साफ मना कर दिया था। आगे गिरू मिन का सारा सामान उसकी मदर को देने के लिए कहता है
लेकिन रिम उसे कहती है कि मैंने इस बारे में उसकी मदर से बात की थी, लेकिन उसकी मदर ने सामान लेने से भी इनकार कर दिया। पर फिर भी गिरू उसकी मदर का एड्रेस पूछता है, लेकिन रिम उसे एड्रेस भी नहीं बताती क्योंकि मिन की मदर ने उसे उसके बारे में बताने के लिए मना किया था। फिर ये सभी अपने घर पर आ जाते हैं, जहाँ गिरू उन फटे हुए पेजेस को जोड़कर बुक रिकवर कर देता है। तभी वहाँ पर नमो भी आ जाती है, जो कि इस सामान के अंदर मौजूद मिन के बचपन की फोटोज को देखती है, जिसमें एक छोटी लड़की ने मिन को गोद में लिया हुआ था। ये देखकर नमो रोने लगती है क्योंकि वो सोचती है कि शायद ये लड़की मिन की मदर है, जो कि माइनर एज में मदर बन गई होगी और उसने मिन को इसलिए फौरन भेज दिया होगा क्योंकि वो मिन को नहीं पाल सकती। और जब बड़ा होने पर मिन वापस आ गया तो ये लेडी उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती कि कहीं उसकी रेपुटेशन खराब ना हो जाए। तभी गिरू उसी रिकवर मैगजीन को ओपन करता है, जिसमें एक लड़की की फोटो छपी हुई थी और वो इस फोटो को दूसरी फोटो से मैच करता है, जो कि दोनों बिल्कुल सेम लग रही थी, जिससे इन लोगों को पता चल जाता है कि ये लड़की प्रेजेंट टाइम में यून नाम की एक न्यू एंकर है, जो कि मिन की असली मॉम है। और मिन के घर में जो भी मैगजीन मिली थी उन सभी पर इस न्यूज एंकर की फोटो लगी हुई थी। अगले दिन ये तीनों यून के ऑफिस जाते हैं, लेकिन यून एक सेलिब्रिटी है, इसलिए गाड़ी ने अंदर नहीं जाने देते। तभी ये लोग देखते हैं कि यून गाड़ी से अपने घर पर जा रही है और ये लोग उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं, जहां सांगवू यून को मिन के बारे में बताता है, लेकिन यून मिन को अपना बेटा एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। जिसके बाद सांगवू मिन का कोरियन नाम उसे बताता है और कहता है कि वो तुम्हारा ही बेटा ही, जिसे तुमने पैदा करके भटकने के लिए छोड़ दिया। ये लोग उसे ये भी बताते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम के चलते मिन की डेथ हो चुकी है और अपनी मौत से पहले वो आपके पास मिलने के लिए आया था, लेकिन आपने उसे मिलने से इनकार कर दिया। जिस पर यून कहती है कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ, बल्कि जब उसे अडॉप्ट किया गया था तब तो मैं सिर्फ 16 साल की थी। तभी गिरू यून को वही बचपन वाली फोटो दिखाता है और यहाँ से स्टोरी पास में चली जाती है, जिसमें हमें पता चलता है कि यून के पेरेंट्स एक ऑर्फनेज चलाते थे, जहाँ पर मिन भी मौजूद था और एक दिन उस फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया और ये फोटो भी उसी टाइम क्लिक की गई थी। दरअसल मिन ऑर्फनेज में ज़्यादातर टाइम यून के पास ही रहा करता था और वो उसी को अपनी मदर समझने लगा था। फिर जब बड़ा होने पर मिन को एक शॉप में यून की फ़ोटो नजर आई और ये फ़ोटो एक मैगजीन पर भी छपी हुई थी, इसीलिए मिन ने उस बचपन वाली फ़ोटो को इस फ़ोटो से मैच किया और उसे लगने लगा कि यून ही उसकी मदर है। जिसके बाद उसने यून की मैगजीन को परचेज भी किया और वो उससे मिलने के लिए भी गया, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यून से बात कर सके, इसीलिए घर आकर उसने गुस्से में मैगजीन के सारे पेजेस को फाड़ दिया। अब यून काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो खुद को ब्लेम करती है, जिस पर सांगवू यून को सॉरी कहता है क्योंकि उन्होंने भी यून को मिन की मदर समझ लिया था। फिर ये लोग मिन का सारा सामान यून को दे देते हैं और वो इस सारे सामान को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद ये लोग एनिमल हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ आजी को रिम ने अडॉप्ट कर लिया था। फिर जब ये लोग घर आ रहे होते हैं तभी इन्हें रास्ते में एक न्यूज़ दिखाई देती है, जिसमें यून किड अडॉप्शन के बारे में बात कर रही थी। यून बताती है कि कैसे कोरियन बच्चों को अडॉप्ट कर लिया जाता है और बड़े हो जाने पर फॉरेन कंट्रीज उन्हें सिटीजनशिप नहीं देती, और जब ऐसे लोग वापस से अपनी कंट्री आते हैं तब उनकी अपनी कंट्री भी उन्हें सिटीजनशिप देने से मना कर देती है, जिस कारण अडॉप्टेड लोगों की लाइफ झमेल में फंसी रह जाती है। और एग्जाम्पल के लिए वो मिन को पब्लिक कर रही होती है। ये देखकर सांगवू और गुरु को काफ़ी अच्छा लगता है। ये सब देखकर ये दोनों घर की तरफ निकल ही रहे होते हैं, जहाँ रास्ते में गिरो सांगवू को बताता है कि मैं भी मिन की तरह ही हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने असली पेरेंट्स के बारे में नहीं पता। ये सुनकर सांगवू काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाता है और वो समझ जाता है कि गिरू को भी अपनी असलियत के बारे में पता है। खैर आगे दोनों घर पहुंच जाते हैं, तभी सांगवू के पास क्लब ओनर की कॉल आती है। सांगवू उसे कहता है कि पहले तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को वापस करना होगा, तभी मैं रिंग में फाइट करूंगा, जिसके लिए क्लब ओनर मान जाती है। अगली सुबह सांगवू गिरू के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है और हम देख पाते हैं कि सांगवू का बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है और वो गिरू की केयर करने लगा है। इसके बाद सांगवू अपना सामान पैक करके फाइट करने के लिए निकल जाता है। घर से बाहर निकलते टाइम ही उसे नामो मिलती है, जो कि गिरू से पूछती है कि सांगवू कहाँ गया है। तब गिरू सांगवू की नकल करते हुए बोलता है कि अगर मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल गए तभी मैं फाइट करूंगा। दरअसल कल रात जब सांगवू फोन पर बात कर रहा था तब गिरू ने उसकी बातों को सुन लिया था और अब नमो समझ जाती है कि सांगवू कहाँ गया है। दूसरी तरफ सांगवू बॉक्सिंग क्लब में पहुंच चुका था, लेकिन रिंग में जाने से पहले वो ओनर से डॉक्यूमेंट्स मांगता है। तब वो सांगवू को डॉक्यूमेंट्स दे देती है, जिसके बाद सांगवू रिंग के अंदर एंटर होता है और आज उसकी फाइट एक रशियन फाइटर के साथ होने वाली थी। इधर नामू सांगवू के टेंट को चेक करती है, जिस दौरान उसे हॉस्पिटल के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसमें एक बीमारी के बारे में लिखा हुआ था। दरअसल ये सभी डॉक्यूमेंट्स चियोल के थे, लेकिन नमो सोचती है कि शायद सांगवू को ये बीमारी हो गई है और अगर आज रात उसने फाइट की तो वो मर भी सकता है।
ये सुनकर गिरो काफी पैनिक हो जाता है और कहता है कि मैं अपने अंकल को मरने नहीं दूंगा और हमें उसे बचाना होगा। इसी के साथ एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 शुरू होता है जहां पर सांगवू की फाइट भी शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ नमू और गुरु गाड़ी में बैठकर सांगवू को बचाने के लिए निकल जाते हैं। नमू गाड़ी चला रही थी और वो गिरू को कहती है कि हम लोग सांगवू की हेल्प कैसे करेंगे, क्योंकि क्लब में हर तरफ बुरे लोगों की भीड़ लगी हुई होगी। तभी गिरू किसी के पास कॉल करता है जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब ये लोग क्लब पहुंच जाते हैं जहां सांगवू और उस दूसरे फाइटर के बीच डेंजरस फाइट हो रही थी। सांगवू उस फाइटर को ओवरटेक कर ही रहा था। इसी बीच वो गिरू और नमू को देखता है। तभी वो फाइटर सांगवू को चीटिंग करके ब्लेड मारने लगता है। इधर गिरू को पता चल जाता है कि रिंग की लाइट्स कहाँ से ऑफ होगी और वो जल्दी से सारी लाइट्स को ऑफ करके सांगवू के पास जाता है। और इससे पहले कि ये लोग सांगवू को लेकर वहां से निकलते, लाइट्स दोबारा से ऑन हो जाती हैं और सभी इन्हें देख लेते हैं। पर उसी समय वहां पर पुलिस आ जाती है और हर तरफ भगदड़ मच जाती है। दरअसल गिरू ने यहाँ पर आने से पहले उसी प्रोसिक्यूटर को कॉल किया था जिसकी वो पहले भी हेल्प कर चुका था और एक बार फिर गिरू ने इस क्लब का पर्दाफाश करने में पुलिस की हेल्प की थी। इधर क्लब की ओनर ये सब देख रही थी और वो चुपके से बचकर निकल जाती है। खैर किसी तरह नमी और गुरु सांगवू को लेकर वहां से निकल जाते हैं और अब रात को गिरू सो रहा था, लेकिन उसे बार बार क्लब का वही इंसिडेंट याद आ रहा था। इसलिए परेशान होकर गिरू सांगवू को देखने के लिए हॉस्पिटल में आ जाता है। वो उसके पास जाकर उसकी हार्ट बीट सुनने लगता है। तभी सांगवू की आंख खुल जाती है और वो उसे अचानक से देखकर डर जाता है। गिरू उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ये देखने के लिए आया था कि आप जिंदा हो या फिर मर गए। सांगवू उसे घर जाकर सोने के लिए कहता है, लेकिन गिरू घर नहीं जाता और वहीं पड़े एक सोफे पर सो जाता है। अगली सुबह सांगवू घर आ चुका था और गिरू उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है। इसी बीच टीवी पर क्लब रेड की न्यूज़ भी आ रही थी। खैर आगे ये दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन तभी इनके पास लॉयर आता है। वो गिरू को बताता है कि तुम अपने फादर के एशेस पिक्चर को कब तक घर में रखोगे, तुम्हें एशेस को मेमोरियल पार्क में बरी करना होगा। लेकिन गिरू उसके लिए तैयार नहीं था और वो एशेस के पिक्चर को लेकर खुद को रूम में बंद कर लेता है। अब 12 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन गिरू अभी तक रूम से बाहर नहीं आया था। सांगवू और नमो उसकी रूम की डोर को नॉक करके परेशान हो चुके थे, इसलिए सांगवू दरवाजा तोड़ देता है और ये लोग देखते हैं कि गिरू रूम के अंदर नहीं है, बल्कि वो पीछे की तरफ मौजूद खिड़की से बाहर भाग गया था। जिसके बाद ये दोनों और नमो के पेरेंट्स सभी लोग मिलकर गिरू को पूरी रात ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें गिरू कहीं पर भी नहीं मिलता। नमो एक्वेरियम में जाकर भी चेक करती है, लेकिन गिरू वहां पर भी नहीं था। इसके बाद सांगवू को गिरू के रूम में एक फोटो मिलती है, जो कि उस टाइम की फोटो थी जब गिरू के फादर की नई जॉब लगी थी। दूसरी तरफ हम गिरू को देखते हैं जो कि ट्रेन में बैठकर कहीं पर जा रहा था। इसी बीच हमें गिरू के फ्लैशबैक सीन को भी दिखाया जाता है, जिसमें गिरू के पेरेंट्स गिरू को एक डॉक्टर के पास लेकर गए थे क्योंकि गिरू बोल नहीं रहा था। जहां डॉक्टर उन्हें बताता है कि गिरू बिल्कुल ठीक है, बस वो खुद ही बोलना नहीं चाहता, इसलिए आपको उसके बोलने का इंतजार करना होगा। अब एक दिन गिरू के पेरेंट्स उसे एक्वेरियम में ले जाते हैं, जहां फिशेस को देखकर गिरू बोलने लगता है और ये देखकर उसके पेरेंट्स काफी खुश हो जाते हैं। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां सांगवू उस फोटो को लेकर उसी लोकेशन पर जाता है जहां गिरू के फादर को सबसे पहली जॉब मिली थी। दरअसल गिरू के फादर पहले फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। तभी एक आदमी उसके पास आता है, जिससे सांगवू गिरू के फादर के बारे में पूछता है और वो उसे ये भी बताता है कि उसका बेटा गिरू अब 20 साल का हो चुका है। वो आदमी सांगवू को जुंगवू के बारे में बताता है कि जुंगवू को गिरू कहीं पर मिला था। वो ये भी बताता है कि 20 साल पहले फर्स्ट टाइम स्नोफॉल इसी जगह पर हुआ था, जिसे देखकर डिपार्टमेंट के सभी लोग काफी खुश थे। लेकिन तभी इन्हें इमरजेंसी में अपने टास्क पर जाना पड़ता है, क्योंकि एक कैट बेबी वाटर टैंक के अंदर फंस गया होता है, जिस कारण से वो काफी चिल्ला रहा था और उसकी आवाज से नेबर्स परेशान थे। जब जुंगवू वहां पर जाकर देखता है तो वहां पर कोई कैट नहीं, बल्कि वहां पर तो एक बेबी बॉय पड़ा हुआ था। ये लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और हम देखते हैं कि ये बच्चा रिसेंटली बॉर्न हुआ था। जुंगवू उस बच्चे के बारे में अपनी वाइफ को भी बताता है और वो ये भी कहता है कि उस बच्चे को ओवरसीज अडॉप्टेशन के लिए भेज दिया जाएगा, और क्योंकि उसकी वाइफ उस बच्चे को देखना चाहती थी, इसीलिए अगले दिन जुंगवू उसे उस बच्चे से मिलवाता है, जो कि अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। ये दोनों उस बच्चे की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे और एक दिन जब एजेंसी उस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए ले जाने वाली थी, तब ये दोनों उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका नाम हान गिरू रख देते हैं। अब गिरू बड़ा हो जाता है और एक दिन उसकी मदर की डेथ हो जाती है, क्योंकि उसे एक बीमारी थी। गिरू अपनी मदर की डेथ को लेकर काफी शॉक में था, इसलिए उसके फादर उसे अक्सर एक्वेरियम में घुमाने के लिए लेकर जाया करते थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर गिरू एक एक्वेरियम में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर सांगवू भी आ जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि गिरू जरूर एक्वेरियम में ही होगा।
क्योंकि गिरू को एक्वेरियम काफी पसंद है। गिरू अपने फादर को काफी मिस कर रहा था, पर फिर वो मान लेता है कि उसके फादर उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं और अब गिरू वापस से अपने घर आकर अपने फादर की रूम की साफ सफाई करता है, जैसे वो दूसरे लोगों की रूम्स की करता है। सफाई करते करते उसे अपने फादर का फोन मिलता है जिसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी और उस रिकॉर्डिंग में गिरू के फादर उसे मोटिवेट कर रहे थे। खैर आगे सभी रिलेटिव्स गिरू के फादर को लास्ट गुड बॉय बोलने के लिए जाते हैं और हम देखते हैं कि गिरू काफी नर्वस था, लेकिन तभी वो इमेजिन करता है कि उसके फादर अभी भी उसके साथ ही हैं, जो उसे बता रहे होते हैं कि कैसे उसे अपनी लाइफ आसान बनानी है और डर को पीछे छोड़कर उसे आगे बढ़ना है। पर तभी वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकलता है और देखता है कि उसके फादर उसके साथ नहीं है और वो दौड़ते हुए अपने फादर के ग्रेप ट्री को हक कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि 3 महीने बीत चुके थे, इसलिए सांगवू लॉयर के पास आया हुआ था, जहाँ लॉयर उसे कहता है कि तुम्हें अब गिरू का गार्डियन नहीं बनाया जाएगा क्योंकि तुम्हारी वजह से गुंडे उस दिन उसे उठा कर ले गए थे। जिस पर सांगवू कहता है कि मुझे भी उसका गार्डियन बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन असल में सांगवू को काफी दुख था कि उसे डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है क्योंकि अब वो गिरू से अलग नहीं होना चाहता था। सांगवू उठकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन लॉयर उसे कहता है कि ये मेरा फैसला था, पर गिरू ऐसा नहीं चाहता और वो आगे भी तुम्हें ही अपना गार्डियन बनाना चाहता है। ये सुनकर सांगवू काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि अब उसे गिरू को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। इधर नमू भी अपनी मदर के साथ बहस कर रही थी कि उसे मूव टू हेवन में गिरू के साथ मिलकर काम करना है, लेकिन उसकी मदर अभी इस बात से एग्री नहीं थी और वो नमू को यहाँ से भगा देती है। आगे हम गिरू को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी का सामान सेट कर रहा था। तभी उसके पास एक स्कूल गर्ल आती है जो कि गिरू को हेलो बोलकर उसके काम के बारे में पूछती है। दरअसल ये लड़की गिरू के पास किसी मरने वाले की रिक्वेस्ट लेकर आई थी, जिस पर गिरू उसे कहता है कि आप मुझे मरने वाले का नाम और एड्रेस बता दो। तभी ये लड़की गिरू को अपना नाम और एड्रेस बताती है क्योंकि ये चाहती है कि उसके मरने के बाद गिरू ही उसके रूम को क्लीन करे। ये लड़की ये भी कहती है कि मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ। इसी बीच हम साफ देख पाते हैं कि गिरू इस लड़की की ओर अट्रैक्ट हो रहा है और पहली बार गिरू किसी लड़की की ओर आंख उठाकर देखता है। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।